हेलो दोस्तों, आज हम यूरोप के मिडीवल पीरियड की एक यूनिक सोशल स्ट्रक्चर को समझेंगे जिसमें सोसाइटी को क्लियरली डिवाइड किया गया था। यह पीरियड मुख्य रूप से 5th सेंचुरी से 15th सेंचुरी तक का है और इस समय में यूरोप में एक स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी बनाई गई जिसे हम फ्यूडलिज्म कहते हैं। फ्यूडलिज्म एक ऐसी सिस्टम है जिसमें लैंड ओनरशिप और सोशल क्लासेस पर सोसाइटी का बेस बना था। जो लोग लैंड ओन करते थे उनके पास सोसाइटी में हाई स्टेटस और पावर होती थी। मिडीवल यूरोप में सोसाइटी को 3 मेन ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया था। हर ऑर्डर के लोगों का स्पेसिफिक काम था और वे अपने रोल के थ्रू सोसाइटी को सपोर्ट करते थे। ये 3 ऑर्डर्स थे। क्लर्जी, ये वो लोग हैं जो चर्च से जुड़े होते हैं और रिलीजियस व स्पिरिचुअल ड्यूटीज को हैंडल करते हैं। नोबिलिटी, ये वो लोग हैं जो मिलिट्री और लैंड के कंट्रोल में होते हैं और सोसाइटी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। पेजेंट्री, पेजेंट्स वो लोग होते हैं जो लैंड पर काम करते हैं और फूड प्रोडक्शन का मेन रोल निभाते हैं। अब हम इन ऑर्डर्स के रोल्स, पावर्स और इम्पैक्ट को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये लोग अपने रोल्स के जरिए सोसाइटी को स्ट्रांग बनाते हैं। मिडीवल यूरोपियन सोसाइटी के फॉर्मेशन में काफी समय लगा और एनसीईआरटी में दिए गए टाइमलाइन के थ्रू हम इंपॉर्टेंट इवेंट्स को समझ सकते हैं। 3rd सेंचुरी सीई, रोमन एम्पायर जो यूरोप में एक मेजर पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर था, उसका डिक्लाइन शुरू हो गया। रोमन एम्पायर के डाउनफॉल होने के कारण यूरोप में पॉलिटिकल और सोशल प्रॉब्लम्स आने लगी और इसके साथ ही एक नए सिस्टम की जरूरत महसूस होने लगी जो सोसाइटी को ऑर्गेनाइज और स्टेबल रखे। 5th सेंचुरी सीई, इस पीरियड में वेस्टर्न रोमन एम्पायर का कंप्लीट डाउनफॉल हो गया और यूरोप में छोटी छोटी किंगडम्स और रीजनल ग्रुप्स ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ये वो समय था जब मिडीवल पीरियड शुरू हुआ और सोसाइटी का स्ट्रक्चर चेंज होने लगा। फ्यूडल सोसाइटी के एलिमेंट्स शुरू होने लगे और लॉर्ड्स और किंग्स ने अपने अपने एरियाज में पावर एस्टैब्लिश करना शुरू किया। 9th सेंचुरी सीई, अब तक फ्यूडल सिस्टम फुली डेवलप हो चुका था। फ्यूडल सोसाइटी में किंग, लॉर्ड और वैसल्स का एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बन गया था। किंग्स अपनी लैंड का कंट्रोल पावरफुल लॉर्ड्स और नोबल्स को देते थे और उनसे मिलिट्री सर्विस और लॉयल्टी एक्सपेक्ट करते थे। यह सिस्टम यूरोप के सोसाइटी को ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड बनाने में मददगार बना। 13th सेंचुरी सीई, इस पीरियड तक टाउन्स और कॉमर्स का डेवलपमेंट होने लगा। अब तक यूरोपियन सोसाइटी का फोकस एग्रीकल्चर पर था, पर थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक चेंज भी शुरू हो गया था। टाउन्स में लोग सेटल होने लगे और ट्रेड और कॉमर्स ने फ्यूडल सिस्टम को चैलेंज करना शुरू किया। अब हम मिडीवल यूरोपियन सोसाइटी के स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे जो 3 ऑर्डर्स पर बेस्ड था। ये ऑर्डर्स मिडीवल सोसाइटी में इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते थे और सोसाइटी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए एक स्ट्रक्चर बनाते थे। द क्लर्जी, ये लोग रिलीजियस गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और चर्च के जरिए लोगों की स्पिरिचुअल और मॉरल लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। द नोबिलिटी, नोबल्स वो लोग होते हैं जो लैंड को ओन करते हैं और किंग के लिए मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। द पेजेंट्री, पेजेंट्स का मेन काम लैंड पर काम करना और फूड प्रोड्यूस करना होता है जो सोसाइटी के लिए एसेंशियल है। आइए अब इन ऑर्डर्स के हर एक एस्पेक्ट को डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कैसे ये लोग अपने रोल्स से सोसाइटी को सपोर्ट करते हैं। द फर्स्ट ऑर्डर, द क्लर्जी। क्लर्जी का रोल मिडीवल सोसाइटी में सबसे हाईएस्ट माना जाता था क्योंकि ये लोग चर्च से जुड़े होते थे। चर्च सिर्फ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं थी, ये मिडीवल यूरोप का एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन था जो सोसाइटी के ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट पर इन्फ्लुएंस करता था। चर्च सोसाइटी के लोगों को मॉरल और रिलीजियस गाइडेंस देता था और उनके बिहेवियर और एक्शंस को कंट्रोल करता था। चर्च का कंट्रोल इतना ज्यादा था कि मिडीवल पीरियड के हर इंसान का लाइफ चर्च के रूल्स और टीचिंग्स के अकॉर्डिंग होता था। प्रीस्ट्स, मंक्स, बिशप्स और दूसरे क्लर्जी मेंबर्स लोगों को सिखाते थे और उन्हें गाइड करते थे कि कैसे उन्हें जीना चाहिए। चर्च के पास यूरोप में बहुत लैंड और वेल्थ थी और ये वेल्थ मुख्य रूप से लोगों के डोनेशंस के थ्रू आई थी। मिडीवल यूरोप में लोग बिलीव करते थे कि अगर वो चर्च को लैंड या पैसे डोनेट करेंगे तो उनका जीवन आगे स्वर्ग में होगा। इसी वजह से लोग अपनी प्रॉपर्टीज और मनी चर्च को डोनेट करते थे। चर्च के पास इतनी ज्यादा लैंड थी कि वो यूरोप के सबसे बड़े लैंड ओनर्स में काउंट होता था। इसके अलावा चर्च एक टैक्स भी कलेक्ट करता था जिसे टाइथ कहते हैं। टाइथ एक स्पेसिफिक अमाउंट होता था जो लोगों को अपनी इनकम या प्रोड्यूस का एक हिस्सा चर्च को देना पड़ता था। ये टैक्स चर्च की इकोनॉमिक पावर को और भी स्ट्रांग बनाता था और चर्च अपने कंट्रोल को सोसाइटी में और बढ़ा लेता था। चर्च के थ्रू रिलीजियस फेस्टिवल्स का ऑर्गेनाइजेशन होता था, जैसे क्रिसमस और ईस्टर जैसे फेस्टिवल सिर्फ रिलीजियस नहीं बल्कि सोशल इवेंट्स भी होते थे जिसमें लोग गैदर होते थे और मिलकर सेलिब्रेट करते थे। चर्च इन फेस्टिवल्स का यूज करता था ताकि वो अपनी रिलीजियस टीचिंग्स को स्प्रेड कर सके और लोगों के फेथ को स्ट्रांग कर सके। ये फेस्टिवल्स कम्युनिटी को एक साथ लाते थे और सोसाइटी में एक यूनिटी क्रिएट करते थे। चर्च के पास एक और पावरफुल टूल होता था जिसे हम एक्सकम्युनिकेशन कहते हैं। एक्सकम्युनिकेशन का मतलब होता है किसी इंसान को सोसाइटी से बैन कर देना, यानी उसे सभी रिलीजियस और सोशल एक्टिविटीज से दूर रखना।
ये पनिशमेंट काफी बड़ी मानी जाती थी क्योंकि इसमें इंसान का सोसाइटी से पूरा कनेक्शन कट हो जाता था। इसके थ्रू चर्च अपने रूल्स और मॉरल्स को एनफोर्स करता था और लोगों को कंट्रोल में रखता था। अब हम मूव करते हैं दूसरे ऑर्डर, नोबिलिटी की तरफ। नोबिलिटी का रोल मिलिट्री सपोर्ट और सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने का था। नोबल्स के पास लैंड और पावर होती थी और वो अपने रीजन में अपने रूल्स और लॉज एनफोर्स करते थे। फ्यूडल सिस्टम में किंग और नोबल्स के बीच एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बनता था जिसे हम वैसलेज कहते हैं। किंग अपनी लैंड का एक हिस्सा यानी फीफ नोबल को दे देता था और नोबल किंग को अपनी लॉयल्टी और मिलिट्री सर्विस का प्रॉमिस करता था। इस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता था जो सोसाइटी को प्रोटेक्ट और ऑर्गेनाइज रखता था। जो नोबल किंग से लैंड लेता था उसे वैसल कहते हैं और जो नोबल को लैंड देता था वो लॉर्ड कहलाता था। फ्यूडल सिस्टम में ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इससे सोसाइटी में एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर बन जाता था। नोबिलिटी के अंदर भी एक स्ट्रिक्ट हायरार्की होती थी। सबसे ऊपर लॉर्ड्स थे जो बड़े एरिया और लैंड को कंट्रोल करते थे और उनके नीचे वैसल्स थे जो उनके अंडर होते थे और छोटे एरिया को मैनेज करते थे। ये हायरार्की इस तरह से सेट की गई थी कि हर लेवल का नोबल अपने किंग और अपने ऊपर वाले को लॉयल्टी प्रोवाइड करे और अपने नीचे के लोगों को प्रोटेक्ट करे। इस हायरार्की के थ्रू सोसाइटी में एक प्रोटेक्शन और सपोर्ट का नेटवर्क बन जाता था जिससे स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी मेंटेन होती थी। नोबिलिटी का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट था नाइटहुड। नाइट्स वो वॉरियर्स थे जो अपने लॉर्ड और किंग के लिए लड़ते थे और उनका मेन रोल था अपने रीजन को और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना। नाइट बनने के लिए एक स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग और शिवलरी के रूल्स फॉलो करने पड़ते थे। शिवलरी एक मॉरल कोड था जिसमें ऑनर, ब्रेवरी और लॉयल्टी जैसी वैल्यूज को फॉलो करना पड़ता था। ये कोड नाइट्स को सिर्फ एक वॉरियर नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबल और ऑनरेबल इंसान बनाता था जो सोसाइटी की हाई वैल्यूज को फॉलो करता था। नोबिलिटी के लाइफ का सेंटर उनका कासल होता था जो एक फोर्टिफाइड और सिक्योर स्ट्रक्चर होता था। कासल सिर्फ एक घर नहीं होता था, ये एक मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड था जिसमें प्रोटेक्शन और पावर का डिस्प्ले होता था। कासल में नोबल्स अपने फैमिली के साथ रहते थे और अपने रीजन के लॉ और ऑर्डर को कंट्रोल में रखते थे। अब हम तीसरे ऑर्डर पेजेंट्री के रोल को देखेंगे जो सोसाइटी का इकोनॉमिक बेस था। पेजेंट्स वो लोग थे जो लैंड पर काम करते थे और फूड और रिसोर्सेज प्रोड्यूस करते थे। पेजेंट्स सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इनके बिना फूड प्रोडक्शन और डेली नीड्स का अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं था। पेजेंट्स लैंड पर काम करते थे और अपने लॉर्ड के लैंड पर फार्मिंग करते थे। उनके राइट्स लिमिटेड होते थे और वो हार्ड लेबर में बिजी रहते थे। पेजेंट्स मुख्य रूप से दो टाइप्स के होते थे, फ्री पेजेंट्स और सर्व्स। फ्री पेजेंट्स ये कुछ राइट्स एंजॉय करते थे और अपने काम को कंट्रोल कर सकते थे, पर उन्हें अपने लॉर्ड को टैक्सेस और रेंट पे करना पड़ता था। सर्व्स का लाइफ बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता था और वो लॉर्ड के लैंड से बाइंड होते थे। उन्हें लॉर्ड के लैंड पर ही काम करना पड़ता था और उन्हें अपनी मर्जी से कहीं और जाने की परमिशन नहीं थी। पेजेंट्स का लाइफ एक मैनोरियल सिस्टम के अंडर ऑर्गेनाइज्ड होता था। एक मैनर वो लार्ज एस्टेट था जो नोबल के कंट्रोल में होता था और उसमें छोटे छोटे विलेजेस होते थे। मैनर के अंदर ही सारी प्रोडक्शन और लिविंग अरेंजमेंट्स होते थे। फ्यूडल सोसाइटी के पीक पीरियड में धीरे धीरे टाउन्स का राइज और इकोनॉमिक चेंजेस भी स्टार्ट हो गए थे। ये वो वक्त था जब लोग सिर्फ एग्रीकल्चर से हटके नए नए काम और बिजनेस में इन्वॉल्व होने लगे। पहले तो सोसाइटी में मेनली लैंड और फार्मिंग पर डिपेंड था, पर जब टाउन्स डेवलप होने लगे तो ट्रेड और कॉमर्स भी ग्रो करने लगा। टाउन्स में लोग मर्चेंट्स और क्राफ्ट्समैन की तरह सेटल होने लगे, जो एक नए मिडिल क्लास को डिफाइन करता है। ये नए टाउन्स अपने आप में कुछ इंडिपेंडेंट होते थे क्योंकि यहाँ के लोग लॉर्ड्स और फ्यूडल रिस्ट्रिक्शन से अलग अपने इकोनॉमिक ग्रोथ और ट्रेड पे फोकस कर रहे थे। ये टाउन्स फ्यूडल सिस्टम के अंदर नहीं आते थे, इसलिए इनका रोल सोसाइटी में इंपॉर्टेंट था। टाउन्स में मार्केट्स और ट्रेडिंग सेंटर्स बनने लगे जिसमें लोकल और रीजनल गुड्स एक्सचेंज होते थे। टाउन्स के राइज के साथ गिल्ड्स का कॉन्सेप्ट भी डेवलप हुआ। गिल्ड्स क्राफ्ट्समैन और मर्चेंट्स के ऑर्गेनाइजेशंस थे जो मार्केट और ट्रेड को कंट्रोल करते थे। जैसे हर प्रोफेशन के लोग अपनी गिल्ड बना लेते थे जिसमें वो क्वालिटी, प्राइस और प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड्स को सेट करते थे। गिल्ड्स इंश्योर करते थे कि उनके एरिया में उनकी मोनोपोली हो और वही लोग किसी स्पेसिफिक ट्रेड में इन्वॉल्व हों। गिल्ड्स में क्राफ्ट्समैन की ट्रेनिंग का भी एक सिस्टम होता था जिसे अप्रेंटिसशिप कहते हैं। इसमें यंग वर्कर्स को एस्टैब्लिश्ड क्राफ्ट्समैन या मास्टर्स के अंडर ट्रेन किया जाता था ताकि वो भी स्किल डेवलप कर सकें और फ्यूचर में इंडिपेंडेंट काम कर सकें। गिल्ड्स के रूल्स और गाइडलाइंस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और क्वालिटी कंट्रोल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। फ्यूडलिज्म का सिस्टम धीरे धीरे वीक होने लगा क्योंकि यूरोप में कई बड़े चेंजेस आए। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर था ब्लैक डेथ, जो एक बहुत बड़ी प्लेग थी जो 14th सेंचुरी में यूरोप में स्प्रेड हुई। इस प्लेग से यूरोप का काफी लार्ज पॉपुलेशन खत्म हो गया और लेबर की कमी हो गई। जब काम करने वाले लोग कम हो गए तो जो बच गए उन्हें काफी बार्गेनिंग पावर मिल गई और उन्होंने बेटर वर्किंग कंडीशंस और वेजेस डिमांड करना शुरू कर दिया। इसके अलावा किंग्स ने अपने पावर्स को सेंट्रलाइज करना स्टार्ट किया। पहले फ्यूडल लॉर्ड्स के पास लोकल कंट्रोल होता था, पर अब किंग्स ने अपने रूल को स्ट्रॉन्ग करने का सोचा और सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट्स को एस्टैब्लिश किया। ये सेंट्रलाइज्ड पावर फ्यूडल लॉर्ड्स को वीक करता गया और किंग्स को ज्यादा पावरफुल बनाता गया।
जब फ्यूडल लॉर्ड्स का पावर कम होने लगा और किंग्स का कंट्रोल इंक्रीज होने लगा तो नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगा। नेशन स्टेट्स ऐसी टेरिटरीज होते हैं जिनमें एक डिफाइंड बॉर्डर और एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होती है जो पूरे रीजन को कंट्रोल में रखती है। किंग्स अपने इंडिपेंडेंट लीगल सिस्टम्स, टैक्सेस और आर्मीज बनाने लगे ताकि उनके रीजन का कंट्रोल उनके हाथ में रहे और फ्यूडल लॉर्ड्स पर डिपेंड ना होना पड़े। ये प्रोसेस ग्रेजुअली फ्यूडल सिस्टम को रिप्लेस करता गया और एक मॉडर्न स्टेट का फॉर्मेशन शुरू हुआ। फ्यूडल लॉर्ड्स जो पहले अपने एरियाज में ऑटोनॉमी यानी इंडिपेंडेंस एंजॉय करते थे, अब वो किंग्स के कंट्रोल में आने लगे। कुछ लॉर्ड्स ने इसे एक्सेप्ट किया और अपने किंग के एडवाइजर्स या ऑफिशियल्स बन गए और नए सिस्टम के अंडर रूल किया। लेकिन कुछ लॉर्ड्स ने रेजिस्ट भी किया और किंग्स और नोबिलिटी के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए। पर धीरे धीरे सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट्स और स्टैंडिंग आर्मीज के फॉर्मेशन ने फ्यूडल लॉर्ड्स के रोल को कम कर दिया और एक न्यू पॉलिटिकल सिस्टम को एस्टैब्लिश कर दिया। अब हम इस चैप्टर के कोर पॉइंट्स को समराइज करते हैं, जिससे हम मिडीवल यूरोपियन सोसाइटी को समझने में हेल्प मिलेगी। फ्यूडल सोसाइटी के मेन 3 ऑर्डर्स थे: क्लर्जी, रिलीजियस ऑर्डर, नोबिलिटी, मिलिट्री और लैंड ओनिंग क्लास, और पेजेंट्री, वर्किंग क्लास। हर ऑर्डर का अपना फिक्स्ड रोल था जो सोसाइटी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जरूरी था। क्लर्जी लोगों को स्पिरिचुअल गाइडेंस देते थे, नोबिलिटी प्रोटेक्शन और लॉ एनफोर्समेंट में इन्वॉल्व थी, और पेजेंट सोसाइटी की बेसिक नीड्स और फूड प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। चर्च का पावर। चर्च मिडीवल यूरोप का मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन था जो लैंड ओन करता था, टाइथ कलेक्ट करता था और सोसाइटी की मॉरल और रिलीजियस लाइफ को कंट्रोल करता था। एक्स कम्युनिकेशन का पावर चर्च को और स्ट्रांग बनाता था और लोगों को चर्च के रूल्स और मॉरल्स को फॉलो करने पर मजबूर करता था। नोबिलिटी लैंड ओनिंग और मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करती थी और अपने किंग के लिए लॉयल्टी फॉलो करती थी। नाइट्स का रोल इंपॉर्टेंट था और उनका कोड ऑफ चिवलरी जो ऑनर और ब्रेवरी पर बेस्ड था, नोबिलिटी की वैल्यूज को डिफाइन करता था। पेजेंट्स लैंड पर काम करते थे और फूड प्रोड्यूस करते थे जो सोसाइटी के लिए एसेंशियल था। मैनोरियल सिस्टम एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी को क्रिएट करता था और सोसाइटी की इकोनॉमी को बैलेंस में रखता था। टाउन्स के राइज और गिल्ड्स के फॉर्मेशन से फ्यूडल सिस्टम को चैलेंज मिलना शुरू हुआ और एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ जिसमें क्वालिटी और स्टेबिलिटी का इंपॉर्टेंस था। गिल्ड्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को रेगुलेट करते थे और क्राफ्ट्समैन और मर्चेंट्स को एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग और बिजनेस का स्टैंडर्ड फॉलो करते थे। टाउन्स के ग्रोथ और किंग्स के सेंट्रलाइजेशन के कारण फ्यूडलिज्म डिक्लाइन होने लगा और एक नए पॉलिटिकल सिस्टम का राइज शुरू हुआ जिसे हम नेशन स्टेट्स कहते हैं। सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट के साथ किंग्स ने अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया और फ्यूडल लॉर्ड्स का पावर धीरे धीरे कम होता गया। ये चेंज मॉडर्न यूरोप के फाउंडेशन का मेन बेस बना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और हेल्पफुल लगा तो लेगेसी लर्नर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव और इजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में।